हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार लैब असिस्टेंट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की वीडियोस लेकर के आ रहा हूं। और आप सभी लोगों का प्यार जो है उन सभी वीडियोस को बहुत ज़्यादा ही मिल रहा है। जितनी मुझे जो कल्पना नहीं थी उससे ज़्यादा आप सभी लोग प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके जो है दोस्तों समतल दूरबीन प्रकाश प्राप्त करने की जो अलग अलग विधियां थी उनके बारे में, जिसमें हम बात कर चुके थे परावर्तन के द्वारा, फिर अपवर्तन के द्वारा, फिर द्वि अपवर्तन के द्वारा। और आज हमारा चौथा मेथड रहने वाला है द्विवर्णता के द्वारा, यानी कि द्विवर्णता यानी डाइक्रोमाइज, जो डाइक्रोमोइज्म होगा उसके मेथड से, डाइक्रोमाइज्म के मेथड से आप किस प्रकार से जो है आपको दूरवर्ण प्रकाश प्राप्त होगा। उससे पहले दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट है कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो। मजबूरियों को मत कोसो कि आज मैं जो है कोचिंग की फीस नहीं दे सकता, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा, या मेरे जो है 11th में 12th में साइंस कमजोर थी, इस वजह से मैं लैब असिस्टेंट नहीं बन सकता, या मैं जो है इस जॉब को प्राप्त नहीं कर सकता, सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं कर सकता, वीडियो की तैयारी नहीं कर सकता, मेरे पटवारी में नंबर कम आ गए, मैं आगे क्या करूंगा। अरे दोस्त, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। 101% आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। हमारे साथ में जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए, इसमें से कई विद्यार्थियों ने जो है मुझे अभी उनके पटवारी के मार्क्स भेजे, तो उनके नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो है कई बेचारे बच्चे जो है अच्छे नंबर ला करके भी नॉर्मलाइजेशन की वजह से पीछे आ गए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैंने उन्हें यही कहा कि दोस्त, हार नहीं माननी है, अभी बहुत सारी वैकेंसीज बाकी है, बहुत बड़े इम्तिहान बाकी है। अरे हो सकता है कि आपका जो है पटवारी के अंदर नंबर कम आए हो, आपके वीडियो में नंबर कम आ रहे हो, लेकिन थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उससे भी अच्छे नंबर दोस्तों जो है आप किसी न किसी अदर एग्जाम में लेकर आ सकते हैं। हो सकता है आपका किसी अदर एग्जाम के लिए जो है भगवान ने चयन करने का सोचा हो, इसलिए आपके पटवारी या ग्राम सेवक में या किसी अदर एग्जाम में नंबर कम आए हो। बस यही सोच करके आगे से आगे बढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, हर दिन कुछ नया सीखते रहिए। चलिए दोस्तों, करते हैं आज का सेशन की शुरुआत। अब आज के सेशन की शुरुआत से पहले मैं दोस्तों कल के कुछ लेक्चर्स के बारे में बताना चाहूँगा कि हमने निकोल प्रिज्म के बारे में बात कर ली थी। निकोल प्रिज्म के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जो है ये कैल्साइट क्रिस्टल के माध्यम से क्या करता है, द्विअपवर्तन की क्रिया से क्या करता है, साधारण किरण को तो जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया द्वारा परिवर्तित करके उसे अलग कर देता है, और केवल जो असाधारण किरण होती है वो क्रिस्टल से बाहर निकल दी जाती है, और उससे फिर जो है समतल दूरबीन प्रकाश हमें प्राप्त हो जाता है। चलिए दोस्तों, यहां तक की बातें कंप्लीट हो चुकी है। आपने लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर पहले पीछे का लेक्चर देखें। और आज हमारा चौथा मेथड आप डाल देंगे कॉपी के अंदर, और वो होगा द्विवर्णता के द्वारा दूरवर्ण। ठीक है, तो द्विवर्णता के द्वारा दूरवर्ण किस प्रकार से किया जाता है इसको हम समझने वाले हैं। चलिए दोस्तों, फिर टॉपिक को आप नोट कर लीजिए और हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, द्विवर्णता के द्वारा दूरवर्ण में क्या होता है बेसिकली, कि हमारे पास में जो अदूरवीत प्रकाश है उसको हम किसी टूरमेलिन, एक क्रिस्टल होता है, क्या होता है, टूरमेलिन, उस टूरमेलिन क्रिस्टल के ऊपर आपतित करवाते हैं। जैसे ही वो टूरमेलिन के ऊपर आपतित होता है तो वो दो किरणों के अंदर विभक्त हो जाता है, जिसमें से एक किरण का तो जो है दोस्तों पूरा वर्णनात्मक विश्लेषण होता है, और दूसरे को जो है ऐसे ही बाहर निकाल दिया जाता है। ये इस प्रकार से दो आपवर्तित किरणों में बंटना क्या कहलाता है, या ये प्रोसेस क्या कहलाता है, द्विवर्णता कहलाता है। तो इसे आप नोट करना स्टार्ट करिए। जब, पेन चेंज कर देता हूं और आप नोट करिएगा कि जब अधूर्वित प्रकाश को किसी टूरमेलिन के क्रिस्टल पर डाला जाता है तो वह
दो समतल ध्रुवित किरणों में विभक्त हो जाता है। ठीक है। और ये जो आपका टूरमेलिन है, क्या दोस्तों, ये जो हमारा टूरमेलिन, ये टूरमेलिन क्रिस्टल इन दो अपवर्तित किरणों में से एक किरण को वर्णात्मक अवशोषण, और वर्णात्मक अवशोषण का मतलब होता है आपके सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करता है, लेकिन दूसरी किरण इसमें से बिना अवशोषित हुए बाहर निकल जाती है। ठीक है, बिना अवशोषित हुए बाहर निकल जाती है। क्रिस्टल की इस क्रिया को द्विवर्णता कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विवर्णता कहते हैं, यानी डाइक्रोज्म कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया दोस्तों, डाइक्रोज्म के द्वारा आप पोलराइजेशन कैसे करवा सकते हैं। तो आपके पास में एक है अध्रुवित प्रकाश, उसको आप किसी टूरमेलिन के क्रिस्टल के ऊपर आपतित करवाएंगे या डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, दो समतल ध्रुवित किरणों में विभक्त हो जाता है, जिसमें से टूरमेलिन क्रिस्टल क्या करेगा, दो अपवर्तित किरण में से एक किरण को तो वर्णात्मक अवशोषण करवाएगा, लेकिन दूसरी किरण का जो है इसमें बिना किसी अवशोषित हुए बाहर निकल जाती है। ये जो प्रोसेस है, ये जो क्रिस्टल के द्वारा ये क्रिया की गई है, इस क्रिया को कहते हैं द्विवर्णता। समझ में आ गई बात। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपको अगर द्विवर्णता के द्वारा ध्रुवण करवाना है तो आप कौन से क्रिस्टल का उपयोग करेंगे। तो हम क्रिस्टल कौन सा लेते हैं, टूरमेलिन क्रिस्टल लेते हैं। ये टूरमेलिन क्रिस्टल फिर क्या करता है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करता है, यानी वर्णात्मक अवशोषण करता है किसी एक किरण का और दूसरी को बिना अवशोषित किए बाहर निकाल देता है। अब आगे लिखना स्टार्ट करिए। अब दोस्तों इसके अंदर हम बात करें तो इस प्रकार से इस टूरमेलिन ने क्या करा कि हमारे पास एक समतुल ध्रुवित प्रकाश जो है प्राप्त करवा दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि टूरमेलिन जो हमारा होगा क्रिस्टल, उससे पारगर्मित जो प्रकाश होगा, यानी उससे जो प्रकाश निकलेगा, उसमें से जो प्रकाश निकल गया क्रिस्टल से, वो कैसा प्रकाश होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। समझ में आ गई बात। ये बात आपको याद रखनी है। अब ये टूरमेलिन के जैसे ही, ये बात आप नोट और कर लीजिए कि टूरमेलिन की जगह और आप क्या यूज कर सकते हैं। तो टूरमेलिन के
समान ही, टूरमेलिन के समान ही द्विवर्णता का गुण, द्विवर्णता का गुण कुछ कार्बनिक यौगिकों में भी पाया जाता है। तो अगर आपसे कहे कि द्विवर्णता के द्वारा ध्रुवण के अंदर अगर आप जो है टूरमेलिन नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप और क्या यूज कर सकते हैं, तो आप कार्बनिक यौगिक भी उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों में भी पाया जाता है। समझ में आ गई बात। आगे बात करते हैं इसी के अंदर कि हम अगर दोस्तों द्विवर्णता से जो कार्बनिक यौगिक के रूप में आप कौन सा यूज में ले सकते हैं, तो जो पॉलेराइड होता है दोस्तों, उस पॉलेराइड का उपयोग हम कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्बनिक यौगिक से पॉलेराइड बनाए जाते हैं। समझ में आ गई बात। तो द्विवर्णता यानी डाइक्रोइज्म के सिद्धांत पर ही, इसी के प्रिंसिपल पर बेस्ड हम कार्बनिक यौगिक से क्या बना सकते हैं, पॉलेराइड बना सकते हैं। अब हम समझेंगे कि ये पॉलेराइड क्या होता है, क्योंकि आपके सिलेबस में पॉलेराइड भी मेंशन किए हुए हैं। और फिर पॉलेराइडों का उपयोग क्या है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद में आप जो है आपके समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है और अध्रुवित प्रकाश क्या होता है और आंशिक ध्रुवित क्या प्रकाश होता है, उन तीनों का डिफरेंस समझेंगे। उसके बाद में आपका ये टॉपिक कंप्लीट। तो अब लिखिए दोस्तों पॉलेराइड के बारे में। किसके बारे में, पॉलेराइड के बारे में हम लिखेंगे। तो आप टॉपिक डालिए पॉलेराइड। ठीक है, चलो अब ये पॉलेराइड जो होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक सस्ती और व्यापारिक रूप से प्रकाशिक युक्ति है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से क्या है, जैसे हमारा निकोल प्रिज्म था जो क्या करता था, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करता था, उसका विश्लेषण करता था, वैसे ही पॉलेराइड भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलेराइड भी समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक युक्ति है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर आप लिख लेंगे कि पॉलेराइड समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक सस्ती एवं व्यापारिक प्रकाशिक यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट युक्ति है। समझ में आ गई बात। जो द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करती है।
अब दोस्तों अगर हमें पोलेराइड की जो सील बनानी है, भाई पोलेराइड की फिल्म बनानी पड़ेगी, सील या सील्ड या फिल्म कह सकते हैं। तो पोलेराइड की अगर फिल्म बनानी है तो हम क्या करेंगे, एक कार्बनिक यौगिक आता है आपका हरपेथाइट। क्या आता है, हरपेथाइट, या फिर आप उसे कह सकते हैं कुनेन का आयोडोसल्फेट। क्या, कुनेन का आयोडोसल्फेट। उसका अति सूक्ष्म आकार में क्रिस्टल लेंगे और एक हम लेंगे नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली फिल्म, इसके ऊपर जो है इसको फैला देंगे और जैसे ही ये फैला दिया जाएगा सभी क्रिस्टलों के जो प्रकाशिक अक्ष होंगे वो समांतर हो जाते हैं और ये क्रिस्टल जो है एक उच्च कोटि का द्विवर्णक होता है। और फिर ये क्या करेगा, द्वि अपवर्तित किरणों में से एक को तो जो है पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेगा और इस प्रकार से जो है पोलेराइड फिल्म बन जाती है। तो आप ये लिखिए दोस्तों कि पोलेराइड फिल्म, पोलेराइड फिल्म बनाने के लिए एक कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड हरपेथाइट, क्या दोस्तों, हरपेथाइट या कुनेन का आयोडोसल्फेट के अति सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटे छोटे, ठीक है, अति सूक्ष्म आकार के क्रिस्टल तथा, ठीक है, तथा नाइट्रोसेल्यूलोज की एक पतली फिल्म पर इस प्रकार से फैलाते हैं कि सभी क्रिस्टलों, जितने भी क्रिस्टल है, सभी क्रिस्टलों के प्रकाशिक यानी ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है, प्रकाशिक अक्ष समांतर हो जाए। क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, समांतर हो जाए। समझ में आ गई बात। तो पोलेराइड फिल्म बनाने के लिए एक तो कार्बनिक यौगिक उपयोग में लेंगे हम, क्या, कुनेन का आयोडोसल्फेट या फिर आपका हरपेथाइट, ठीक है, हरपेथाइट, और उसके जो अति सूक्ष्म आकार के क्रिस्टल लेंगे उनको नाइट्रोसेल्यूलोज की एक पतली फिल्म के ऊपर इस प्रकार से बिछा देंगे कि जितने भी क्रिस्टल आपने लिए उन सभी का प्रकाशिक अक्ष जो है वो समांतर हो जाए। और ये जो क्रिस्टल है फिर इस प्रकार से बना हुआ, तो ये क्रिस्टल एक द्विवर्णक, क्या होगा, द्विवर्णक, ठीक है, या हम कह सकते हैं डाइक्रोइक द्विवर्णक होता है। क्या होता है, द्विवर्णक होता है, जो एक किरण को, कौन सी, अपवर्तित की जो दो किरणें होती है उसमें से एक किरण को
पूर्णतया अवशोषित, पूर्णतया अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और इस प्रकार आपके ये क्या बन जाएगा दोस्तों, पोलेराइड। क्या बन जाएगा, पोलेराइड फिल्म, पोलेराइड फिल्म बन जाती है, बन जाती है। तो क्या बन गया, ये पोलराइड फिल्म बन गई। कैसे बनी, तो हमारे जो पोलराइड फिल्म है बनाने के लिए हमने क्या किया, एक कार्बनिक यौगिक यूज किया है हर पैथाइट और कुनेन का, या फिर इसे कहते हैं कुनेन का आयोडोसल्फेट, और उसका जो क्रिस्टल है उसको नाइट्रोसेल्यूलोज की फिल्म के ऊपर इस प्रकार से फैला देते हैं कि जितने भी क्रिस्टल लिए थे आपने उन सभी का प्रकाशिक अक्ष जो है वो समांतर हो जाए, और इस प्रकार से फिर ये एक द्विवर्णक की तरह काम करता है। और फिर ये क्या करता है कि जो दो अपवर्तित किरणें आ रही थी उनमें से किसी एक किरण को पूर्णतया क्या कर देता है, अवशोषित कर लेता है, और इस प्रकार से आपकी ये पोलराइड फिल्म बन जाती है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के। अब हम बात करते हैं जो हमने ये पोलराइड बनाए हैं, इन पोलराइडों का उपयोग क्या होता है। ठीक है, तो अब लिखेंगे आप पोलराइडो का या पोलराइडो के उपयोग। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, पोलराइडो के उपयोग की। अब पोलराइडो के जो उपयोग होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला इनका जो उपयोग है वो है आपके समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए, और समतल ध्रुवित प्रकाश जो है उसकी जांच करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, समतल, अब मैं इसको शॉर्टकट में लिखवा रहा हूं, समतल ध्रुवित, एक मिनट, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने में और करना व जांच करना। ठीक है, तो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना और उसकी जांच करना, ये है पोलराइडो का पहला उपयोग। दूसरा उपयोग इसका किया जाता है आपके कार ले लो एवं अन्य वाहनों पर, कार एवं अन्य वाहनों, यानी आपके जो भी व्हीकल्स है ना उनकी बात कर रहा हूं। तो कार एवं अन्य वाहनों के विंड शील्ड ग्लास यानी वात रोधी कांच, वात रोधी कांच, जहां से हवा नहीं आ सके। ठीक है, तो इसे कहते हैं विंड शील्ड, विंड शील्ड ग्लास, ग्लास पर, उन ग्लासेस पर हम क्या कर देते हैं, पोलराइड की परत चढ़ाई जाती है। क्या की जाती है, पोलराइड की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, पोलराइड की परत चढ़ाई जाती है, और उससे क्या हो जाता है, जिससे सड़क व अन्य सतहों से परावर्तित प्रकाश की तीव्रता, परावर्तित प्रकाश की तीव्रता चालक के लिए कम हो जाती है। ठीक है, के लिए कम हो जाती है। समझ में आ गई बात।
तो जो हमारे कार वगैरह अन्य जो व्हीकल्स होते हैं उनके ऊपर जो वात रोधी कांच लगे हुए हैं उसके ऊपर एक पॉलराइड की परत चढ़ाई जाती है। वो पॉलराइड की परत चढ़ाने का रीजन क्या होता है कि सड़क या जो अन्य कोई भी सतह हो वहां से जो परावर्तित प्रकाश आ रहा है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा तेज होगी, लेकिन जैसे ही चालक तक पहुंचेगी तो उस कांच से होकर पहुंचेगी, उस कांच से पहुंचते ही वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए जो है हम जो हमारे विंड शील्ड ग्लास होते हैं उनके ऊपर पॉलराइड की परत चढ़ा देते हैं। समझ में आ गई बात। इनका उपयोग हम त्रिविमीय यानी कि 3D जो डायग्राम्स होते हैं, त्रिविमीय चित्रों 3D डायग्राम्स को देखने के लिए समझ में आ गई बात। जो त्रिविमीय चित्र होते हैं उनको देखने के लिए भी हम जो है पॉलराइडों का उपयोग करते हैं। चौथे की बात करते हैं हम। पॉलराइड का उपयोग जो है आप ट्रक है, कार है, इनकी जो हेडलाइट्स होती है उनमें भी किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि वाहनों की हेडलाइटों में उपयोग, ठीक है, वाहनों की हेडलाइटों में भी उपयोग किया जाता है। और हेडलाइटों में उपयोग क्यों किया जाता है, ताकि जो उनके सामने से कोई व्हीकल आ रहा हो तो उस व्हीकल के ड्राइवर के आंख के ऊपर जो प्रकाश पड़े तो उसकी थोड़ी सी जो चकाचौंध है वो कम हो जाए। वैसे बहुत ज़्यादा होती है आपको पता ही है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर पॉलराइड जब लगता है ना तब वो उतनी दिखती है। अगर पॉलराइड नहीं हो तो बहुत ज़्यादा पड़ती है वो। और उस चकाचौंध को थोड़ा सा कम करने के लिए हम पॉलराइड का उपयोग करते हैं। समझ में आ गई बात। साथ ही साथ जो धातु होते हैं, मेटल्स होते हैं, तो उन धातुओं के, अब लिखेंगे धातुओं के प्रकाशिक गुणों का अध्ययन, यानी कि जो हमारे प्रकाशिक गुण हैं उनकी अगर हमें स्टडी करनी है मेटल के लिए, तो एवं प्रकाशीय गुणक पदार्थों की संरचना ज्ञात करने में किया जाता है। समझ में आ गई बात। तो आपके जो पॉलराइड है उनका उपयोग और हम कहाँ करते हैं, जो मेटल्स होते हैं उन मेटल्स की जो प्रकाशिक गुण है उनका अध्ययन करना हो, एवं साथ ही साथ जो प्रकाशीय गुणक होते हैं उन पदार्थों की संरचना कैसी है उस संरचना को ज्ञात करने के लिए भी हम पॉलराइड का उपयोग करते हैं। समझ में आ गई बात। और लास्ट इसका उपयोग आ जाता है 6th नंबर पर, वो आता है कि जो पॉलराइड युक्त आपके ध्रुवमापी से हम क्या कर सकते हैं, प्रकाशीय गुणक पदार्थ है, जैसे कि आपके शक्कर के घोल की सांद्रता है, घूर्णन तल के घूर्णन के मापन से हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो प्रकाशीय घूर्णक पदार्थ होते हैं उनकी सांद्रता के बारे में भी, उनकी सांद्रता से घूर्णन तल का घूर्णन किस प्रकार का होगा और कितना होगा वो मापा जा सकता है। तो आप लिखेंगे पॉलराइड युक्त ध्रुवमापी पॉलरीमीटर, ठीक है, से प्रकाशीय घूर्णक पदार्थ
जैसे शक्कर के घोल की सांद्रता ध्रुवण तल के घूर्णन के मापन से ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो पोलराइड युक्त जो ध्रुव मापी होती है उससे प्रकाशीय घूर्णक पदार्थ जैसे कि शक्कर के घोल की सांद्रता ध्रुवण तल के घूर्णन के मापन से हम ज्ञात कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपका जो है दोस्तों पोलराइजेशन बाय डाइक्रोइज्म जो है वो कंप्लीट होता है और पोलराइड भी कंप्लीट होता है। पोलराइड के जो उपयोग है वो भी कंप्लीट होते हैं। अब हमें केवल और केवल क्या पढ़ना है, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, अध्रुवित प्रकाश क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। फिर हमारा एक लास्ट लॉ आ जाता है मेल्स का लॉ। उसके बाद आपका जो है दोस्तों ये टॉपिक होता है कंप्लीट। तो आज ही हम इसी वीडियो के माध्यम से इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। आज का ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा जरूर रहने वाला है। तो अब दोस्तों आप जो है टॉपिक डालेंगे जल्दी से कि समतल ध्रुवित, अब हम किसकी बात करने वाले हैं, समतल ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश व आंशिक ध्रुवित प्रकाश, आंशिक ध्रुवित प्रकाश। समझ में आ गई बात। तो समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, अध्रुवित प्रकाश क्या है और आंशिक ध्रुवित प्रकाश क्या है और ये किस प्रकार से जो है हमें पता चलेगा, इनका आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सर क्या हम समतल ध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश, आंशिक ध्रुवित प्रकाश को आंख से देखेंगे और पता चल जाएगा हमें तो कि ये प्रकाश वो वाला है? नहीं दोस्त, उस प्रकाश का पता लगाने के लिए जो अभी तक हमने पीछे देखा कि हम कभी तो कैल्साइट क्रिस्टल उपयोग में ले रहे थे, कभी टूरमेलिन क्रिस्टल उपयोग में ले रहे थे, कभी निकोल प्रिज्म उपयोग में ले रहे थे और अभी लास्ट में हमने सीखा कि पोलराइड के उपयोग से भी हम पता लगा सकते हैं। तो अब कौन क्या करेगा तब हमें लगेगा कि ये वो प्रकाश है भाई, ध्रुवित है अध्रुवित है। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे अब किसकी प्रॉपर्टी, तो अध्रुवित प्रकाश की। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप टॉपिक डालिए अध्रुवित प्रकाश, यानी अनपोलराइज्ड लाइट के बारे में बात करते हैं। अब ये अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, तो दोस्तों आप अगर निकल प्रिज्म तथा निकल प्रिज्म लें, तथा का मतलब तो दोनों नहीं, यहाँ पर कोई एक उपयोग में लेंगे, या आप जो है पोलराइड लें। ठीक है, निकल प्रिज्म या पोलराइड से देखते हैं, आंखों से नहीं देख रहे हैं आप, आंख के बीच में क्या ला रहे हैं, निकल प्रिज्म या फिर पोलराइड, उससे देखते हैं। एवं एक मिनट, ये क्या हो रहा है, एवं क्रिस्टल को घुमाते हैं। क्या करते हैं, क्रिस्टल को घुमाते हैं। यदि क्रिस्टल को आपने घुमाया और यदि क्रिस्टल
को घुमाने पर, यदि क्रिस्टल को घुमाने पर किसी स्थिति में निर्गत प्रकाश, यानी जो आपका एग्जिस्ट हो रहा है ना, जो प्रकाश बाहर जा रहा है आउटसाइड वाला, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता में, निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देता है। तो नहीं दिखाई देता है तो प्रकाश किरण अध्रुवित है। कैसी है प्रकाश किरण? अध्रुवित है। ठीक है, अध्रुवित है। क्योंकि, क्यों भाई ऐसा होने पर क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अध्रुवित प्रकाश किरण, अध्रुवित प्रकाश किरण में कंपन एक मिनट, हाँ, कंपन सभी दिशाओं में, यानी ऑल डायरेक्शंस में, ठीक है, सभी दिशाओं में पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो आपके पास में निकल प्रिज्म है या पॉलराइड है, उसमें से आप देख रहे हो और क्रिस्टल को घुमाते हो। अब क्रिस्टल को घुमाने पर अगर किसी भी पोजीशन में आपका तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं आता, इंटेंसिटी में नो चेंज आता है, तो प्रकाश कैसा होगा? अध्रुवित होगा। क्यों? क्योंकि जो अध्रुवित प्रकाश किरण होती है उसमें सभी दिशाओं के अंदर जो कंपन होता है वो पाया जाता है, और इस वजह से क्या होता है दोस्तों? इस वजह से ये जो है आपका सब किसी भी डायरेक्शन में जाने पर इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका जो है अध्रुवित प्रकाश कौन सा होगा? जिस क्रिस्टल को घुमाने पर हमारे इंटेंसिटी में परिवर्तन कभी भी नहीं होगा, उसे कहेंगे अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, चलिए अब आंशिक ध्रुवित प्रकाश क्या होता है सर, वो लिख लीजिए। तो आंशिक ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। अब आंशिक ध्रुवित प्रकाश क्या है? तो आंशिक ध्रुवित प्रकाश का मतलब है जब आप जो है निकल प्रिज्म या पॉलराइड में से क्रिस्टल को घुमाते हैं और निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन तो होता है, लेकिन किसी भी स्थिति में तीव्रता शून्य नहीं होती है, तो प्रकाश किरण अंशतः ध्रुवित कहलाती है। तो आप लिखेंगे कि जब, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, जब निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन, यानी चेंज तो होता है, परिवर्तन तो होता है, लेकिन तीव्रता कभी शून्य नहीं होती है। समझ में आ गई बात? तीव्रता कभी भी शून्य नहीं होगी, जीरो कभी नहीं होगी।
तो आपका आंशिक ध्रुवित प्रकाश कहलाएगा। अब आप लिखेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? समतल ध्रुवित प्रकाश का मतलब है जब आप क्रिस्टल को घुमाते हैं निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है, लेकिन पूरे एक चक्र में, भाई एक जो आपका पूरा एक बार आप रोटेशन करवाएंगे तो पूरे एक चक्कर में 2 बार तो जो है दोस्तों आपको अधिकतम और 2 बार आपको शून्य प्रकाश की तीव्रता मिलती है। और जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं प्रकाश किरण कैसी है? आपकी समतल ध्रुवित प्रकाश किरण है। समझ में आ गई बात? तो ये आप डायरेक्ट अब लिखेंगे जब निर्गत प्रकाश, जब निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन यानी चेंज, परिवर्तन होता है तथा एक पूरे चक्कर में 2 बार, कितनी बार? 2 बार तीव्रता अधिकतम, कितनी? मैक्सिमम यानी कि अधिकतम, तथा 2 बार शून्य। 2 बार तो क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और 2 बार सीधा कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाए, एक चक्कर के अंदर हो जाए तो प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश है। समझ में आ गई बात? अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या कहेंगे? ऐसे प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। क्यों कहेंगे? देखिए दोस्तों, क्या होता है जब आप इस क्रिस्टल को घुमाएंगे तो 2 बार तो अक्ष जो है वो क्या हो जाएगा? कंपन तल के समांतर हो जाएगा ध्रुवित प्रकाश का, और 2 बार होगा उसके परपेंडिकुलर। तो जब समांतर स्थिति होगी, आप लिखेंगे जब अक्ष, यहां शॉर्टकट में ऐसे लिख लीजिए, देखो अक्ष, अरे भाई जो ध्रुवित प्रकाश आपका है ना वो 2 बार आप घुमा रहे हैं, तो घुमाते वक्त जब उसका अक्ष ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल के समांतर होगा तब तीव्रता अधिकतम यानी इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, अधिकतम। समझ में आ गई बात? और जब आपके क्या होगा दोस्तों? लंबवत स्थिति आ जाएगी कंपन तल की, तब आपका क्या हो जाएगा? तीव्रता शून्य होगी। तो आप लिखेंगे अक्ष ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल के लंबवत यानी परपेंडिकुलर लंबवत होगा तब तीव्रता शून्य होगी। कितनी होगी? शून्य होगी। समझ में आ गई बात?
ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये कंपन तल क्या है, ध्रुवण तल क्या है, ये सब चीजें मैं आपको आराम से पीछे समझा चुका हूं ऑलरेडी। ठीक, इसका मैं डायग्राम भी बना करके आपको बता देता हूं। जब आपके पास में ये हमने रखा क्या, अरे ये हम रख रहे हैं आपका क्रिस्टल, ठीक है, ये रखा, ये लो। अब ये हमारा है एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पर है हमारे क्या, समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या है दोस्तों, ये हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश है, ठीक है, इसे लिखेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक, अब ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश है, इसके समांतर अवस्था में जब है, ये क्या है, समांतर अवस्था में कंपन तल के क्या है, ये स्थिति है जब आपका समांतर अवस्था, और जब ये समांतर अवस्था के अंदर है तो आपका जो यहाँ पर हमें ध्रुवित प्रकाश होगा वो कैसा मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला, ठीक है। तो ये क्या होगा, अधिकतम तीव्रता होगी, अधिकतम तीव्रता। और अगर आपके बाय चांस 90 डिग्री बना दिया या आपने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, ऐसी बना दी क्रॉसित में, तो आपके ये क्या कंडीशन हो जाएगी दोस्तों, तब आपका ये प्रकाश कैसा हो जाएगा, सब कुछ वही है, ये भी समतल ध्रुवित प्रकाश ही है, लेकिन जैसे ही इस कंपन तल से गुजरेगा तो यहाँ पर शून्य तीव्रता होगी। समझ में आ गई बात, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। तो हमने देख लिया कि आपके समतल ध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश और आंशिक ध्रुवित प्रकाश के अंदर क्या डिफरेंस होता है और किसमें क्या होता है। समझ में आ गई बात। इनको तो केवल जो है आप एक बार थ्योरी रूप में याद रखना है कि भाई जैसे अध्रुवित प्रकाश है, क्या होता है, इसमें तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। आंशिक ध्रुवित प्रकाश में क्या होता है, तीव्रता में परिवर्तन होता है लेकिन शून्य नहीं होती है। समतल ध्रुवित प्रकाश में क्या होता है, 2 बार तो आपके मैक्सिमम और 2 बार शून्य। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए। मेरे हिसाब से इसमें और ज़्यादा कोई आपसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों को पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम है हमारा एक, या हम कह सकते हैं लॉ है, और वो है मेल्स का लॉ। आप टॉपिक डालेंगे मेल्स का नियम, ठीक है, या मेल्स का लॉ या फिर मेल्स लॉ। अब ये जो मेल्स लॉ है ये क्या कहता है, इसके बारे में आराम से सीख लेना, इसके नोट जरूर बनाइएगा और इसमें जो फॉर्मूला बताया जाए उसे जरूर नोट करिएगा, क्योंकि मैं इसके बाद में आपको एक न्यूमेरिकल भी करवाने वाला हूं, ताकि आप लोगों के जो है इस मेल्स लॉ से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो समाप्त हो जाए, और उसके बाद में हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होने वाला है। यार जोश भरो अपने अंदर और मेहनत करो, ठीक है। इसको नोट करेंगे मेल्स के नियम को। दोस्तों जो मेल्स का नियम है वो ये कहता है कि जब आप प्रकाश किरण को देखिए, आप लिख लीजिए, इसको साथ के साथ लिखते भी रहना ताकि आपको ये समझ में भी आता रहे कि प्रकाश किरण को कितने, 2, ठीक है, 2 निकोल प्रिज्म या पोलेरॉइड, ठीक है, 2 निकोल प्रिज्म या पोलेराइडो से देखा जाता है, 2 पोलेराइडो से देखा जाता है। तो क्या होता है दोस्तों कि आपका जो निर्गत प्रकाश है उसकी तीव्रता समांतर होते हैं अक्ष के, अगर तब तो आपको मिलती है अधिकतम, लेकिन अगर आपका पोलेराइड या जो आपका निकोल प्रिज्म है वो क्रॉसित व्यवस्था में है, जैसे पीछे मैंने ये 2 डायग्राम बना करके बताया था, ये समांतर व्यवस्था है, ये आपकी क्रॉसित व्यवस्था है, ठीक है, मतलब आपका किसी अदर एंगल के ऊपर हो तो क्रॉसित अवस्था। तो जब ये क्रॉसित अवस्था में है तब क्या होगा दोस्तों, तब आपके मिलता है क्या,
प्रकाश की तीव्रता शून्य। तो अब यहाँ पर जो पहला वाला निकल या पॉलराइड होगा उसको तो हम कहेंगे ध्रुवक, लेकिन जो दूसरा वाला निकल या पॉलराइड होगा उसे हम कहते हैं विश्लेषक। तो आप लिखेंगे प्रकाश किरण को दो निकल या पॉलराइडों से देखा जाता है तो जब इनके अक्ष समांतर होते हैं। अक्ष क्या होते हैं? समांतर। तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। कितनी होती है? अधिकतम होती है। परंतु जब पॉलराइड क्रॉसित व्यवस्था में, किसमें? क्रॉसित व्यवस्था की स्थिति, ठीक है, क्रॉसित व्यवस्था की स्थिति में होते हैं तब निर्गत प्रकाश यानी कि जो आपका आउटसाइड में प्रकाश बाहर निकलने वाला है ना, वो वाला निर्गत प्रकाश की तीव्रता शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य होती है। ठीक है, शून्य होती है। अब भाई देखो, हमने क्या करा, दो निकल या पॉलराइड से देख रहे हैं, तो जब इनके अक्ष समांतर होते हैं दोनों के दोनों निकल या पॉलराइड के, तब तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। लेकिन अगर आपका पॉलराइड क्या हो जाए दोस्तों, क्रॉसित व्यवस्था में आ जाए, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता शून्य होती है। लेकिन इस व्यवस्था के अंदर जो प्रथम निकल या प्रथम पॉलराइड होगा, प्रथम पॉलराइड, ठीक है, अब दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं प्रथम पॉलराइड, ये पॉलराइड है भाई, पॉलराइड नहीं है, ठीक है, पॉलराइड। तो प्रथम पॉलराइड को ध्रुवक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवक। तथा द्वितीय यानी डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं सेकेंड पॉलराइड। देखो भाई, प्रथम वाले को क्या कह रहे हैं? ध्रुवक। और जो दूसरा वाला हमारा पॉलराइड है उसको कहते हैं हम क्या? विश्लेषक। क्या कहते हैं? विश्लेषक, ठीक है, यानी एनालाइजर। तो सेकेंड पॉलराइड को विश्लेषक कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो अब ये जो हमारा प्रथम तो क्या कहलाएगा? ध्रुवक कहलाएगा। दूसरा वाला क्या कहलाएगा? विश्लेषक कहलाएगा। अभी जो हमारा निर्गत प्रकाश है ना, जो प्रकाश हमारा बाहर आ रहा है, उस प्रकाश के बारे में हमारे मेलस नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया है। उस नियम के बारे में अब हम बात करेंगे। ये तो सिर्फ समझाया कि नियम किसके ऊपर दिया है, मेलस महोदय ने। अब मेलस महोदय के नियमानुसार तो आप लिखेंगे मेल्स के नियमानुसार जब अध्रुवित यानी अनपॉलराइज्ड, ठीक है, जब अध्रुवित प्रकाश, अनपॉलराइज्ड लाइट, अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक तथा अनपॉलराइज्ड लाइट ध्रुवक तथा विश्लेषक
विश्लेषक दोनों में से पारगमित यानी पास होना, ठीक है, पारगमित होता है तो निर्गत प्रकाश यानी जो आउटसाइड में आपका प्रकाश आ रहा है ना, उसकी इंटेंसिटी तीव्रता, निर्गत प्रकाश की तीव्रता, दूरवक यानी पोलराइजर तथा विश्लेषक यानी कि एनालाइजर, ठीक है, विश्लेषक के अक्षों के मध्य यानी इसके दोनों के जो अक्ष होंगे उनके मध्य कोण के कोजया का मतलब होता है इंग्लिश में कोसाइन, कॉस थीटा की बात कर रहा है और कुछ नहीं, ठीक है, कोसाइन के वर्ग के यानी स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती, कैसा होगा, अनुक्रमानुपाती, ठीक है, कैसा होगा, अनुक्रमानुपाती होती है। अरे बात समझ में आई पूरी इतनी थ्योरी? मैं अभी इसको पूरा न्यूमेरिकल भी लिखवा रहा हूं। देखो भाई, मेल्स का नियम ये कहता है कि पहले तो ये नियम कहता कब है, तो मेल्स का नियम तब वैलिड है जब देखो आपने लिए प्रकाश की किरण को दो निलकॉल या पोलराइड से पास करवाने के लिए। अब जब जो आपके दोनों पोलराइड लिए हैं वो दोनों के दोनों अगर समांतर है उनके अक्ष, तब तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। और जब पोलराइडों की स्थिति क्रॉसित व्यवस्था में है यानी समांतर न होकर के किसी अदर एंगल पर है, तो आपके तीव्रता होती है 0, ठीक है। तो जो पहला वाला इसके अंदर अविशेषता में दो पोलराइड है, तो पहला पोलराइड कहलाता है ध्रुवक यानी पोलराइजर, और जो दूसरा पोलराइड है वो कहलाता है विश्लेषक यानी कि एनालाइजर। तो इसके ऊपर हमारे मेल्स नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया कि जब आपका अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक और विश्लेषक दोनों से पारगमित होता है, दोनों से पास होता है, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता निर्गत प्रकाश की ध्रुवता जो ध्रुवक तथा विश्लेषक अक्षों के मध्य में जो कोण बन रहा है, जो कोण है उसके कोजेया यानी कि कॉस थीटा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अगर आपका अनपोलराइज्ड लाइट अध्रुवित प्रकाश दोनों से जा रहा हो, ध्रुवक से भी जा रहा हो और विश्लेषक से भी जा रहा हो, तो जो आउटसाइड में प्रकाश आएगा उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, उन दोनों के बीच में जो एंगल है उसके ऊपर। समझ में आ गई बात? ये कहना चाहते हैं मेल्स महोदय। तो जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया उसको अगर हम लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इंटेंसिटी वर्ग अनुक्रमानुपाती है किसके, कोजेया के। और जहां पर ये हमारा थीटा क्या है, तो ये थीटा है ध्रुवक तथा विश्लेषक, ठीक है, विश्लेषक के अक्षों के मध्य कोण। समझ में आ गई बात? ये तो आपको वैसे भी मैंने पीछे ही बता दिया। अब इस आपको पता ही होगा, आपने भाई अभी तक जो साइंस पढ़ी है तो साइंस में एक चीज़ तो समझ में आ ही चुकी होगी, कुछ और समझ आया हो कि नहीं आया हो। जब हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो वहाँ कुछ न कुछ कांस्टेंट आता है, बिल्कुल। तो यहाँ भी हम I बराबर लिखेंगे I0 कॉस स्क्वायर थीटा। और सर ये I0 क्या है, तो ये I0 है जो निर्गत प्रकाश होगा ना आपका, उस निर्गत प्रकाश की अधिकतम यानी मैक्सिमम, अधिकतम
तीव्रता। समझ में आ गई बात? यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी I बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके अंदर हम अलग अलग कंडीशन लगाएंगे। कैसे? जैसे कि पहला, थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए। थीटा 0 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ? अरे भाई दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? पैरेलल हो गए। और जब ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा? आई नॉट, क्योंकि कॉस थीटा कॉस 0 कितना होता है भाई? 1। इसलिए तो ये क्या हुआ हमारा? मैक्सिमम इंटेंसिटी हुई या नहीं हुई? और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी कब आएगी? जब हमारे समांतर यानी कि पैरेलल कंडीशन हो। और दूसरी चीज आप और याद रखिए, जब आपका थीटा 90 डिग्री होगा यानी ये एक दूसरे के दोनों लंबवत जब अक्ष आएंगे तब तो क्या हो जाएगा? I बराबर 0, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है। और न्यूनतम तीव्रता कब आती है? जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहां तक की बातें अगर आप लोगों को समझ में आ चुकी है तो अब हम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हम क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमारे बीच में, हमारे दिमाग में एक थोड़ा सा बच्चों जो घुसा हुआ है ना, भूसा, जो कुछ समझ में नहीं आता है, सर न्यूमेरिकल कैसे करूं, सर न्यूमेरिकल कैसे करूं? अरे भाई 10 टीचर को पूछ चाहे 100 टीचर को पूछ, उससे कुछ नहीं होना जानना। न्यूमेरिकल तो करने पड़ते हैं, तब होते हैं सॉल्व। तो अब हम करें न्यूमेरिकल सॉल्व? हाँ सर थोड़ा थोड़ा करते हैं। चलो तो करो भाई, करो करो न्यूमेरिकल सॉल्व करो। पहला न्यूमेरिकल आप लिखेंगे और वो है आपका कि यदि हमारे पास, सॉरी यदि मत लिखो भाई, यदि तो वो बोलने के लिए था। क्वेश्चन तो ये है कि एक ध्रुवक और विश्लेषक यानी एनालाइजर, विश्लेषक के अक्ष एक दूसरे के अक्ष जो है एक दूसरे के समांतर है तो निर्गत तीव्रता P प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? P प्राप्त होती है यदि विश्लेषक यानी एनालाइजर, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एनालाइजर को 60 डिग्री से घुमा दिया जाए। कितना घुमा दिया जाए? 60 डिग्री से घुमा दिया जाए तो निर्गत तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आ गई बात? तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि भाई एक था हमारा ध्रुवक, एक था हमारा विश्लेषक, दोनों एक दूसरे के रख दिए हमने समांतर, तब हमें जो है इंटेंसिटी प्राप्त होती है, वो प्राप्त होती है P। कितनी? P। ठीक है सर, P तो प्राप्त हो रही है, मान लिया। और आप बोला कि यदि हमने एनालाइजर यानी विश्लेषक यानी A को कितना घुमा दिया? 60 डिग्री घुमा दिया। कितना घुमा दिया? 60 डिग्री घुमा दिया। तो बताइए अब जो निर्गत प्रकाश होगा उसकी तीव्रता कितनी होगी? ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले मेल्स का नियम कहता है I बराबर होता है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई नॉट क्या है? मैक्सिमम इंटेंसिटी। और मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलती है? जब हमारे पैरेलल होते हैं, और पैरेलल है तब हमारे पास देख लो एक दूसरे के समांतर है, तो निर्गत तीव्रता कितनी है? P। यानी कि
हमारे पास आई नॉट की वैल्यू कितनी दे दी गई, पी दे दी गई। ऐसे एक एक स्टेप से समझना पड़ता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ऐसे नींद में से उठ के डायरेक्ट क्वेश्चन बैठने बैठोगे तो नहीं होता है सॉल्व, ऐसे समझना पड़ता है। तो एक दूसरे के समांतर है तब मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली होगी, और ये आई नॉट है ही मैक्सिमम, तो हमारे को आई नॉट की जगह क्या रखना पड़ेगा, पी, क्योंकि उसने बोला है निर्गत तीव्रता कितनी है, पी। अब बोला ए जो है हमारा विश्लेषक जो है उसे हमने 60 डिग्री से घुमा दिया। अब दोस्तों देखो, पहले कंडीशन थी कि ये और ये ऐसे है। अब अगर हमने क्या कर दिया, किसी ये जो है देखो, इसको मान लो आप ध्रुवक यानी पोलराइजर, और ये मान लो एनालाइजर। अब ये पोलराइजर तो एज इट इज रखा, लेकिन इसको हमने 60 डिग्री घुमा दिया, तो भाई इसके ये एक्स मान लो इस एक्सिस के अराउंड ही घूमेगा ये, और ये घूम करके कितना हो गया, ऐसे कितना हो गया, अरे ये घूम करके कितना हो गया दोस्तों, अब एनालाइजर 60 डिग्री के एंगल पर आ गया। ये 60 डिग्री के एंगल पर आया तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना अब वो कितना हो गया, 60 डिग्री एंगल हो गया। अब ये 60 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है, 60 डिग्री हो गई। ठीक है, तो अब निर्गत तीव्रता कितनी हो जाएगी, आई बराबर पी कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये हो जाएगा p/4। यानी कि जितनी मैक्सिमम इंटेंसिटी थी ना, उस मैक्सिमम इंटेंसिटी की अब रहेगी कितनी, केवल 1/4 इंटेंसिटी हमें मिलेगी। अब यहाँ आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि ये बताइए कितने प्रतिशत चेंज आया, तो पहले हमें मिल रही थी मैक्सिमम कितनी, p, अब कितनी मिल रही है, p/4। तो ये p जो है इसका p/4 का कितना, p/4 कितने परसेंट है, तो हम लिखेंगे p/4, भाई किसका परसेंटेज, किसको पूछ रहा है, किसको चेंज करना है प्रतिशत में, जो अभी है, तो p/4 अपॉन p कितने में से, इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत निकालने का क्या तरीका होता है, आपके पास कितने आए या कितने नंबर है या कितना अब हुआ और कितने में से हुआ, तो ये तो p में से p/4 हुआ है ना, तो p/4 अपॉन में p इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे p से p कट जाएगा, 4 से ये कटेगा 25 टाइम्स। यानी कि अब पहले अगर हमारे पास 100% इंटेंसिटी थी, तो अब हमारे पास इंटेंसिटी कितनी है, केवल 25% इंटेंसिटी है। अब अगर देखो सीधा सीधा पूछा होता कि ये p/4 होगा, तो देखो पहले तो ये क्वेश्चन 50% बच्चों के समझ आता, 50 के नहीं आता। 50 में से जो बच्चे हैं उसमें से कुछ बच्चे इसको थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते, कुछ नहीं कर पाते, कुछ जो है इसको सॉल्व कर लेते 50 में से इधर उधर से और यहाँ तक पहुँच जाते। अब परसेंटेज वाला पूछता तो जिसकी थोड़ी बहुत मैथ्स भी समझ में आती है और जिसको जो है दोस्तों क्या समझ में आती है, फिजिक्स भी समझ में आती है और उसने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, तो वही पहुंच पाता इस 25% तक। समझ में आई बात? तो थोड़ी बहुत जो है कॉमन सेंस, दिमाग यूज करना भी आना चाहिए, परसेंटेज निकालना आना चाहिए था। सीधा सीधा देखो यहाँ यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा ही ये पूछ लेता अगर निर्गत प्रकाश की मान न दे करके ये पूछ लेता निर्गत प्रकाश कितने प्रतिशत प्राप्त हो रहा है, तो निर्गत प्रकाश जो है पहले P था यानी 100% था, उसका अब केवल 25% प्राप्त हो रहा है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो दोस्तों अब आपका जो है अगर हम सिलेबस देखें तो लगभग पूरा हो गया ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स के अंदर 70 पेज के नोट्स तो बन चुके हैं। अब हमारे बचा क्या, तो भी सर बताए तो दीजिए। तो देखो बेटा अब आपके केवल देखो क्या बचा, देखो हमने माइक्रोस्कोप पढ़ लिया, टेलीस्कोप पढ़ लिया, डिफ्रैक्शन पढ़ लिया, पोलराइजेशन पढ़ लिया, ये पोलरीमीटर यानी ध्रुव मापी, उसके बारे में जो आपको ये बताया गया ना, ध्रुव मापी का काम क्या है भाई, यही है, ये सब जो पॉलराइड के बारे में बताया, समतल ध्रुव, ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश के बारे में बताया, यही सब इसमें जो है आ जाता है। इसके लिए कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हमारा ये सब हो गया, अब बचा है सर केवल और केवल इंटरफेरेंस। तो दोस्तों आज जैसे हमने लॉन्ग क्लास ली है वैसे ही मैं एक लॉन्ग क्लास लूँगा और पूरा का पूरा इंटरफेरेंस कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, मतलब अब केवल एक क्लास और रही है।
ओनली एंड ओनली वन क्लास किसकी बची है? ऑप्टिक्स की। उसके बाद में यूट्यूब के ऊपर पूरे छान लेना, घूम लेना कैसे भी। अरे लाइट लेकर भी घूम लोगे ना, अरे पूरी टिप लाइट लेकर भी घूम लोगे ना, तो ऐसा पूरा कंप्लीट कोर्स 50% 5 टॉपिक एक एक कॉन्सेप्ट के साथ में किसी ने क्रिस्टल क्लियर बताया हो तो यूट्यूब के ऊपर जाके देख लेना। हम पूरी आपके साथ में मेहनत कर रहे हैं, बस मेरा एक ही सपना है आप भी पूरी मेहनत करें और मेहनत करके सिलेक्शन लेकर के दिखाएं और लोगों को कहे कि हाँ फ्री एजुकेशन देते हैं यूट्यूब के ऊपर। ये जो धांधली बनाई हुई है ना कि फ्री एजुकेशन नहीं दी जा सकती, दी जा सकती है अगर देने की चाह हो तो। जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो अपनी चाह यही है कि भाई फ्री एजुकेशन हो तो हमें राह मिलती जा रही है और हम लगातार देते जा रहे हैं और देकर रहेंगे और हम सिलेक्शन करवा के फिर बताएंगे। अभी हम कभी कोई नहीं कह रहे किसी को, अभी हम कहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, कहीं किसी को नहीं कह रहे कि हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन जब सिलेक्शन हो जाएगा तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन के हम दिखाएंगे। बस आप अपना सिलेक्शन लेकर के दिखाइए। धन्यवाद दोस्तों, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू एंड बाय दोस्तों।